मेरी मालकिन ने मुझे अपनी 15 साल की बेटी के साथ ये एक रात इसके कमरे में बंद कर दिया और कहा कि आज रात खूब मजे करो। मैं हैरान था, कोई माँ ऐसा कैसे कर सकती है। वो बेचारी सो रही थी। इसे सोता देखकर मेरी नीयत खराब हो गई और पूरी रात मैंने इसके साथ जो किया, इसने तो मेरी जिंदगी ही बदल दी। क्योंकि इसने मुझे, मेरा नाम आरिफ है, मैं बेरोजगारी से बड़ा ही परेशान था। जगह जगह नौकरी ढूंढकर थक चुका था। एक दिन मेरा एक इंटरव्यू था, लेकिन वहां भी मुझे नौकरी नहीं मिली। गर्मी बहुत तेज थी। जब मैं वहां से निकल रहा था तो सर उठाकर आसमान की तरफ देखा। धूप इतनी तेज थी कि आंखें खुल नहीं रही थी। पेशानी से पसीना टपक रहा था। मैंने और खुद से कहा, लगता है आज सूरज भी मेरी मेहनत का मजाक उड़ा रहा है। जिंदगी के धक्के तो पहले ही खा रहा था, अब गर्मी ने भी दिमाग खराब कर दिया था। मैंने अपने हाथ में पकड़ी हुई फाइल से खुद पर छांप करने की कोशिश की और पैदल ही आगे बढ़ने लगा। सड़क किनारे तेज कदमों से चलता जा रहा था कि तभी एक दरख्त नजर आया। मैं इस पेड़ की छांव में आकर खड़ा हो गया। वहां थोड़ा सुकून मिला। बैग से पानी की बोतल निकाली, लेकिन वो भी खाली निकली। गला सूख रहा था और दूर दूर तक पानी का कोई इंतजाम नहीं दिख रहा था। लोग अपने अपने काम में बिजी थे और मैं अकेला अपनी किस्मत से लड़ रहा था। प्यास ने हालत खराब कर दी थी। तभी मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मेरे पास खड़ा है। किसी ने मेरी तरफ हाथ बढ़ाया। जब मैंने देखा तो वो एक हाथ था, गोरा दूध जैसा सफेद, सोने के हाथ और चमकीली चूड़ियां पहने हुए। हाथ में एक ठंडी पानी की बोतल थी। मैंने नजर ऊपर उठाई तो चौंक गया। वो एक बेहद खूबसूरत औरत थी जिसने गुलाबी रंग का सूट पहन रखा था। इसकी उम्र करीब 45 साल रही होगी, लेकिन इसे देखकर कोई भी नहीं कह सकता था कि वो इतनी बड़ी होगी। इसका शरीर, इसकी तवज्जो, इसकी आंखों की चमक और होठों की मुस्कुराहट, सब कुछ इतना परफेक्ट था जैसे किसी मॉडल की तस्वीर हो। इसने कहा, ये लो पानी पी लो, तुम्हें प्यास लगी है ना? मैं काफी देर से तुम्हें देख रही हूँ, तुम बहुत परेशान लग रहे हो। मैंने चुपचाप बोतल ले ली और एक सांस में पूरा पानी खत्म कर दिया। वो औरत बेहद अमीर लग रही थी, बड़ी सी गाड़ी में आई थी और इसका रहन सहन देखकर अंदाजा लग गया था कि वो किसी बड़े घर से ताल्लुक रखती है। मैंने शुक्रिया अदा किया और कहा, मैम, मैं यहाँ पास के एक ऑफिस में इंटरव्यू देने आया था, लेकिन नौकरी नहीं मिली। बहुत कोशिश कर चुका हूँ, लेकिन किस्मत साथ नहीं देती। मैंने फिर से इसका शुक्रिया अदा किया और घर की तरफ चलने लगा। घर पर मेरी बीमार माँ और जवान बहन मेरा इंतजार कर रहे होंगे। सब्जी लानी थी, खाना बनाना था। घर की सारी जिम्मेदारी मेरे कंधों पर थी। पैसों की तंगी की वजह से मैं ज्यादातर पैदल ही चलने की कोशिश करता था। मैं वहां से निकल ही रहा था कि मुझे महसूस हुआ कोई मेरा पीछा कर रहा है। जब पीछे मुड़कर देखा तो वही गुलाबी सूट वाली औरत थी। वो मुस्कुरा रही थी और मेरी तरफ देख रही थी। मैं हैरान रह गया। मैंने सोचा शायद इसका भी घर इसी रास्ते पर होगा, लेकिन वो पैदल क्यों आ रही थी? यही सोचते हुए मैं आगे बढ़ रहा था। तभी वो औरत मेरे बराबर आकर मेरे कदम से कदम मिलाकर चलने लगी। एक सेकंड के लिए मैं रुक गया तो वो भी रुक गई और स्टाइल बनाकर खड़ी हो गई। इसकी हरकतें मुझे बहुत अजीब लग रही थी। मुझे वो कोई मेंटल से लग रही थी। लेकिन सवाल यह था कि इतनी खूबसूरत औरत मेरा पीछा क्यों कर रही थी? फिलहाल मेरी खुददारी बीच में आ गई थी और मैं इसकी चालाकी को अच्छे से समझता था। मैंने घूर कर इसकी तरफ देखा और कहा, क्या बात है मैडम, आप मेरा पीछा क्यों कर रही हैं? मैंने तो आपको शुक्रिया भी कह दिया था, अब क्या पानी के भी पैसे देने पड़ेंगे? मेरी बात सुनकर वो मुस्कुरा दी। इस वक्त इसने अपने पास से एक इन्वॉल्व निकाला और मेरे हाथ पर रख दिया। मैं हैरान रह गया, आखिर इसमें क्या हो सकता है? क्यों यह औरत मुझे दे रही है? जब मैंने लिफाफा खोला तो जब मुझे झटका लगा, इसमें बहुत सारे नोट थे। इतनी बड़ी रकम के मैं इन्हें गिन भी नहीं सका, लेकिन अंदाजा हो गया था कि ये रकम लाखों में थी। मेरे तो हाथ कांपने लगे। इधर मेरी जेब में सिर्फ कुछ सिक्के थे और इधर ये लाखों रुपये मेरे सामने रखे थे। वो बोली, ये पैसे तुम्हारे हो सकते हैं, मैं इन्हें तुम्हें दे सकती हूँ, क्या तुम इन रुपयों के मालिक बनना चाहोगे?
اس کی بات سن کر میں حیران رہ گیا۔ آخر کس کام کے لیے وہ مجھے لاکھوں روپے دے رہی تھی؟ میں نے پوچھا، میڈم آپ مجھے یہ 10 لاکھ کیوں دینا چاہتی ہیں؟ ہم تو ایک دوسرے کو جانتے تک نہیں، نہ کوئی پہچان، نہ ہی میں نے آپ کے لیے کوئی کام کیا ہے، پھر آپ مجھے اتنی بڑی رقم کیوں دے رہی ہیں؟ کیا آپ مجھے بیوقوف بنا رہی ہیں؟ وہ عورت میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولی، میں تمہیں کچھ بتانا چاہتی ہوں لیکن یہاں نہیں، چلو کسی جگہ بیٹھ کر تسلی سے بات کرتے ہیں۔ وہ میرے آگے آگے چل رہی تھی اور میں اس کے پیچھے پیچھے۔ میرے دل میں ایک عجیب سی خوشی تھی۔ آخر 10 لاکھ چھوٹی رقم نہیں ہوتی، خاص کر میرے جیسے انسان کے لیے یہ پیسے زندگی بدلنے والے تھے۔ اتنے پیسوں سے میں اپنا خود کا کوئی کام شروع کر سکتا تھا۔ میرے دماغ میں ہزاروں خیال چلنے لگے۔ وہ عورت مجھے لے کر ایک بڑے سے ہوٹل میں پہنچی۔ اندر آنے کے بعد ہم دونوں ایک کونے میں بیٹھ گئے۔ اس نے ویٹر سے کافی منگوائی۔ تھوڑی دیر میں اس کے پاس کسی کا فون آیا اور وہ بات کرنے کے لیے اٹھ کر چلی گئی۔ میں چاروں طرف ہوٹل کو دیکھ رہا تھا۔ بہت بڑا اور شاہی ہوٹل تھا۔ یہاں صرف امیر لوگ آتے ہوں گے۔ میں تو کبھی اس کے پاس سے بھی نہیں گزرا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ عورت واپس آ گئی اور اپنی کرسی پر بیٹھ گئی۔ کافی بھی آ چکی تھی۔ اس نے کہا، کافی پیو، باتیں کرتے ہیں۔ میں من ہی من سوچ رہا تھا کہ نہ جانے یہ عورت مجھ سے کیا کہنے والی ہے۔ وہ موبائل میں کچھ کر رہی تھی جسے دیکھ کر میں تھوڑا گھبرا گیا تھا۔ مجھے ڈر تھا کہیں وہ مجھے کوئی ایسا کام نہ کہہ دے جسے میں نہیں کر سکتا۔ میں ایک ایماندار انسان ہوں، ہمیشہ سادگی سے زندگی بتائی ہے، کوئی غیر قانونی یا غلط کام کر کے پھنسنا نہیں چاہتا تھا۔ تھوڑی دیر بعد اس نے موبائل سائڈ میں رکھ دیا۔ میری کافی ختم ہو چکی تھی۔ پھر اس نے جو بات کہی اسے سن کر میرے ہوش اڑ گئے۔ وہ بولی، تمہیں میری بیٹی کے ساتھ ایک رات گزارنی ہوگی۔ میری بیٹی کو لڑکوں میں بہت دلچسپی ہے۔ یقین مانو وہ تمہارے جیسے جوان لڑکوں کے لیے تو پاگل ہوئی پھرتی ہے۔ کل اس کا جنم دن ہے اور میں چاہتی ہوں کہ اسے کوئی خاص گفٹ ملے۔ میں اسے تمہیں گفٹ کرنا چاہتی ہوں۔ اس کی بات سن کر میں اندر تک ہل گیا۔ میں نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ کوئی ماں اپنی ہی بیٹی کے لیے ایسا سوچ سکتی ہے۔ وہ اپنی بیٹی کی رات سجانے کے لیے مجھے استعمال کرنا چاہتی تھی۔ میں شرم سے سحر اٹھا، میرے کان جیسے سن ہو گئے تھے۔ میں نے فوراً کہا، معاف کیجیے گا میڈم، میں ایسا لڑکا نہیں ہوں۔ بھلے ہی میں بے روزگار ہوں، غریب ہوں، لیکن میری سوچ اور عزت میری سب سے بڑی پونجی ہے۔ میں کبھی بھی ایسا گھنونا کام نہیں کر سکتا۔ اتنا کہہ کر میں اٹھ کے جانے ہی والا تھا کہ اس نے پھر وہی 10 لاکھ والا لفافہ میرے سامنے رکھ دیا۔ وہ پیسوں کو میری آنکھوں کے سامنے ہلا رہی تھی۔ اس کی اس حرکت نے مجھے مجبور کر دیا تھا۔ میں بھی تو اپنی زندگی کو سنوارنا چاہتا تھا۔ مجھے دور دور تک کوئی امید نہیں دکھ رہی تھی۔ یہ ایک گولڈن موقع تھا جسے اپنا کر شاید میری قسمت بدل سکتی تھی۔ میں نے اس عورت کو دیکھا جو پیسے ہاتھ میں لہراتے ہوئے مسکرا کر مجھ سے کہہ رہی تھی، سوچ لو، اس میں تمہارا ہی فائدہ ہے۔ رات کی ہی تو بات ہے اور صرف ایک رات تھی جو تمہاری تقدیر بدل سکتی ہے۔ مجھے تو تم ضرورت مند لگے، اس لیے سوچا تمہاری مدد کر دوں، ورنہ میری بیٹی کو لڑکوں کی کوئی کمی نہیں ہے۔ صرف ایک رات بتانے کی تمہیں اتنے پیسے مل رہے ہیں، پھر اس میں پریشانی والی کیا بات ہے؟ یا پھر تم اس قابل ہی نہیں ہو کہ کسی لڑکی کے ساتھ ایک رات بتا سکو؟ یہ کہہ کر وہ خاموش ہو گئی اور مسکرانے لگی، جبکہ میں بہت شرمندہ ہو گیا تھا۔ میں سوچ رہا تھا کیا کروں کیا نہیں، اس عورت کی بات مان لوں یا انکار کر دوں، گھر لوٹ جاؤں۔ گھر میں بھی بہت تنگی چل رہی تھی، ماں بیمار تھی، سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا فیصلہ لوں۔ میری ایک جوان بہن بھی تھی جس کی شادی کرنی تھی اور ہمارے پاس کوئی اور سہارا نہیں تھا۔ گھر تھا ہمارا، چھوٹا سا گھر تھا۔ پاپا کئی سال پہلے ہی دنیا چھوڑ چکے تھے۔ ماں نے جیسے تیسے مجھے پڑھایا لکھایا، لیکن پھر بھی نوکری نہیں مل پا رہی تھی۔ بے روزگاری مجھے کھا رہی تھی۔ میں نے جلد بازی میں فیصلہ لے لیا کہ میں اس عورت کی بات ماننے کے لیے تیار ہوں۔ وہ مسکرا دی اور بولی، مجھے تم سے یہی امید تھی، یہ پیسے تمہاری تقدیر بدل دیں گی۔ پھر اس نے 10 لاکھ میں سے 50,000 روپے ایڈوانس دیے۔ بولی، یہ لو تمہارا ایڈوانس، جاؤ جا کر اچھے سے تیار ہو جاؤ، باقی پیسے کام ہونے کے بعد ملیں گے۔
मैंने वो 50,000 लिए और घर की ओर निकल पड़ा। रास्ते में मैंने होटल से खाना खरीदा, अम्मा की दवाइयाँ ली, कुछ फ्रूट्स और थोड़ा राशन भी भरवा लिया। जब मैं घर पहुंचा तो माँ ने मेरे हाथ में इतना सामान देखा और पूछ बैठी, आज सब्जी नहीं बल्कि पका पकाया खाना लाया है। वह हैरान थी क्योंकि मैं आज तक इतना सामान लेकर कभी नहीं आया था। माँ और बहन मुझसे सवाल करने लगी, इतने पैसे कहाँ से आए? सुबह तो कह रहे थे कि पैसे नहीं है। इनकी बात सुनकर मैं थोड़ा घबरा गया था, लेकिन माँ के सामने झूठ बोलने के सिवा कोई रास्ता नहीं था। हाथ मुंह धोते हुए मैंने कहा, माँ मेरी नौकरी लग गई है, उन्होंने एडवांस दिया है, इन्हीं पैसों से ये सामान ले आया हूँ। सोचा बाजार से खाना ले आता हूँ, बहन को भी आराम मिल जाएगा। बहन बहुत खुश हो गई क्योंकि वह हमेशा घर के कामों में लगी रहती थी। आज पहली बार इसे खाना बनाने से छुट्टी मिली थी। माँ मेरी नौकरी की बात सुनकर बहुत खुश हो गई और कहने लगी, अल्लाह तुझे कामयाबी दे बेटा, अगर सब कुछ इसी तरह चलता रहा तो घर के हालात बदल जाएंगे। बहन ने मेरे लिए खाना लगाया, हम तीनों साथ बैठे और खाना खाया, लेकिन मेरा मन अब भी इस औरत की बातों में उलझा हुआ था। वो लड़की, वो रात, वो 10 लाख, क्या ये सब सच था या कोई जाल? जो भी था, इसका सच तो कल ही खुलने वाला था। अगले दिन तय वक्त पर मैं तैयार हुआ और घर से निकलने ही वाला था कि माँ ने पूछा, बेटा इतनी तैयारी में कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा, माँ कल बताया था ना मेरी नौकरी लग गई है, वही जा रहा हूँ। अब ऊपर वाले से दुआ कीजिए कि आपका बेटा कामयाब हो जाए। माँ की आंखों में उम्मीद थी और चेहरा खुशी से दमक रहा था। मैं घर से निकल पड़ा, एक रिक्शा पकड़ा और इस औरत के बताए पते पर पहुंच गया। जब मैं वहां पर पहुंचा तो सामने जो देखा वो देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। मैंने दोबारा पते को देखा, फिर इस जगह को। ये कोई घर नहीं, यह महल था। इतना शानदार घर मैंने आज तक कभी नहीं देखा था। सोच में पड़ गया था कि इतनी अमीर औरत ऐसा काम कैसे कर सकती है। मैं इसके दरवाजे पर खड़ा होकर दिए हुए नंबर पर कॉल करने लगा। इसने फोन उठाया और कहा, कहाँ हो तुम? मैंने बताया कि मैडम मैं आपके घर के बाहर हूँ। इसने कहा, बाहर क्यों खड़े हो, जल्दी अंदर आओ, मैं तुम्हारा बहुत देर से इंतजार कर रही हूँ। मैंने डरते हुए इस घर के अंदर गया। ऐसा घर तो मैंने फिल्मों में ही देखा था, आज पहली बार किसी इतने आलीशान घर के अंदर कदम रखा था। जैसे ही मैं अंदर पहुंचा तो वह औरत तैयार होकर मेरे सामने खड़ी थी। मैं धीरे से इससे कहा, मैडम मैं कोई ऐसा वैसा लड़का नहीं हूँ, मैं मजबूर जरूर हूँ, लेकिन ये काम मजबूरी में ही करने आया हूँ। वो मुझे देखकर हंसने लगी और कहने लगी, मैं तो तुम्हारी नीयत देखना चाहती थी। मुझे लग रहा था कि तुम मेरा काम ढंग से नहीं करोगे, लेकिन अगर तुमने मेरा काम ठीक तरीके से नहीं किया तो मैं तुम्हें पैसे नहीं दूंगी। अगर तुम्हें ये पैसे लेने हैं तो तुम्हें मेरे कहने के मुताबिक काम करना होगा। इसने मुझसे कहा, अच्छा चलो ठीक है, तुम बैठ जाओ। फिर इसने नौकरानी को आवाज लगाई और कहा, मेहमान आए हैं, इनके लिए चाय बनाओ। मैं जितना हैरान हो रहा था मेरे लिए इतना ही कम था। मैं बहुत ज्यादा परेशान था, मगर वो औरत कहने लगी, तुम्हें यहाँ किस काम पर बुलाया गया है? काम तुम्हें रात को शुरू करना है, तब तक तुम्हें यहाँ रहकर वक्त गुजारना होगा। मैंने इस घर में बैठे बैठे सारा दिन गुजार दिया। बार बार खाने पीने का कुछ न कुछ दिया जा रहा था। जब रात हो गई तो वो औरत मेरे पास आई और कहने लगी, तुम्हारा इंतजार अब खत्म हुआ, अब तुम्हें अपनी बेटी के कमरे में जाना होगा। मेरी बेटी तुम्हारा इंतजार कर रही है। मेरे दिल की धड़कनें अब तेज हो चुकी थी। अगर इसकी माँ इतनी खूबसूरत है तो इसकी बेटी भी इतनी ही सुंदर होगी, और जब इसकी माँ खुद मुझे इसकी बेटी के कमरे में भेज रही थी तो फिर मैं इस काम को मना क्यों करूं? मैं सीढ़ियां चढ़ते हुए इस लड़की के कमरे के बाहर आ गया। इसकी माँ ने खुद भी कमरा खोला। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मैंने जैसे ही कमरे के अंदर कदम रखा, सामने का नजारा मेरे होश उड़ा देने वाला था। कमरे को इस तरह सजाया गया था जैसे आज मेरी सुहागरात हो रही हो। एक लड़की बेड पर लेटी हुई थी। वो लड़की बहुत ज्यादा खूबसूरत थी। इतनी खूबसूरत लड़की मैंने आज तक नहीं देखी थी। लेकिन एक अजीब बात थी, वो लड़की सो क्यों रही थी या फिर बेहोश थी? मैंने इसे देखकर इसकी माँ से सवाल किया, ये लड़की सो रही है? वो औरत धीरे से कहने लगी, क्योंकि ये बेहोश है और मैंने ही इसे बेहोश किया है। तुम्हें जो कहा है तुम सिर्फ वही करो।
जब काम पूरा हो जाए तो मुझसे पैसे ले लेना। वो औरत मेरे कंधे पर हाथ मारकर चली गई और बाहर से कमरा लॉक कर गई। मैं धीरे धीरे इस लड़की के करीब जाकर खड़ा हो गया। वो इतनी ज्यादा खूबसूरत थी कि मेरी नजरें हट नहीं रही थी। मैं खुद पर काबू रखने की कोशिश कर रहा था। फिर जिस काम के लिए मुझे पैसे मिल रहे थे, मैंने इस पर ध्यान देना शुरू कर दिया। कमरे में मुझे लगभग 2 घंटे हो चुके थे और वो लड़की मेरा चैन चुरा चुकी थी। मैंने कमरे की खिड़की से बाहर देखा तो इसकी माँ टहल रही थी, शायद मेरा इंतजार कर रही थी। मैंने अपने शर्ट के बटन लगाए और सीढ़ियां उतरकर नीचे आ गया। इसकी माँ इसके पास जाकर खड़ा हो गया। वो मेरी और घूरती हुई देखने लगी। मैंने चेहरे पर मुस्कुराहट लाकर कहा, मैडम आपका काम हो चुका है। ये सुनकर इसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। वो कहने लगी, मेरी बेटी जागी तो नहीं? इसने कोई रिएक्शन तो नहीं दिया? परेशान तो नहीं किया? मैंने साफ साफ लफ्जों में कहा, नहीं, वो बेचारी तो बेहोश है और मैं अपना काम पूरा कर चुका हूँ। ये सुनकर उसने खुशी से अपने पास से 10 लाख रुपए निकाले और मेरे हाथ पर रख दिए। वो कहने लगे, जाओ, अब दोबारा मुझे कहीं नजर मत आना। तुम्हारा काम पूरा हो गया है और ध्यान रखना, इस बारे में किसी को भी बताने की जरूरत नहीं है, वरना तुम जानते हो कि मैं तुम्हारा क्या हाल कर सकती हूँ और इस काम में तुम पर भी इल्जाम आएगा। मैं इसकी हर बात सुनकर वहां से निकल आया। बैठे बिठाए मुझे 10 लाख रुपए मिल गए थे। मेरे लिए ये बहुत खुशी की बात थी। माँ को बहाना बनाकर बता दिया कि ऑफिस के पहले ही दिन बॉस ने मेरे काम से खुश होकर इतने पैसे दिए हैं। अब तो मेरा काम दिन ब दिन बढ़ता चला जाएगा और हमारी जिंदगी से गरीबी हमेशा के लिए चली जाएगी। माँ मेरी खुशियों को देखकर कुछ सोच में पड़ गई थी। रात हुई ही थी कि इस औरत की फिर से कॉल आ गई। कॉल करते ही कहने लगी, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ, तुमने मेरे दिल की तमन्ना पूरी कर दी है। मुझे नहीं लगा था कि तुम मेरा काम इस तरह करोगी। तुम्हारा काम बहुत पसंद आया। अगर तुम्हें और पैसों की जरूरत हो तो बता देना, मैं भिजवा दूंगी। वो कहती रही, जिस हाल में मेरी बेटी है वो तुम नहीं जानते। तुमने मेरा काम बहुत आसान कर दिया। इसकी बातें सुनकर मैंने फोन काट दिया। मैंने मोबाइल निकाला और इस पर एक वीडियो चलाने लगा। क्या कमाल की वीडियो थी जो मैंने इस औरत के घर में रिकॉर्ड की थी। सही वक्त आने पर यह वीडियो इसी औरत की जेब से और पैसे निकलवाने के काम आने वाली थी। अब मेरे दिल में लालच जाग चुका था, जो इतनी आसानी से खत्म नहीं होने वाला था। जब वक्त देखा तो रात के 12 बजे थे। अब मुझे सो जाना चाहिए था, क्योंकि अगले सुबह मुझे एक बहुत बड़ा काम अंजाम देना था। अगली सुबह मैं जल्दी उठा और फिर इसी जगह चला गया। इस औरत की आलीशान बंगले की तरफ। सुबह के करीब 7 बजे का वक्त था, जब आमतौर पर अमीर लोग चैन की नींद ले रहे होते हैं। मैंने बंगले के बाहर पहुंचकर एक नंबर पर कॉल की। थोड़ी देर बाद दरवाजा खुला और वो औरत खुद बाहर निकल आई। फिर बिना कुछ कहे वो मेरे साथ बाइक पर बैठ गई। ये बाइक भी मेरी नहीं थी, मैंने अपने एक दोस्त से कुछ देर के लिए उधार ली थी, क्योंकि मुझे सीधे कोर्ट जाना था। आज किसी कोर्ट में उसी लड़की से कोर्ट मैरिज करने वाला था। जैसे ही हम कोर्ट के बाहर पहुंचे और मैंने इस लड़की की ओर देखा तो वो अपना चेहरा झुकाकर खड़ी थी। इसका नाम रिमशा था। वो बेहद खूबसूरत थी। इसकी बड़ी बड़ी आंखों में आंसू थे। जो कदम वो आज मेरे साथ उठाने जा रही थी, इसमें इसी की भलाई थी। मगर अफसोस, बीते हुए कल की यादें हमारे सामने आ खड़ी हुई थी। शायद यही वजह थी कि मैंने तय किया था मैं इस लड़की से शादी करूंगा। कुछ देर बाद हम कानूनी रूप से मियाँ बीवी बन चुके थे। मैं इसकी खामोशी में इसका दर्द महसूस कर पा रहा था। इसका पूरा जिस्म कांप रहा था। इसकी आंखों से बार बार आंसू निकल रहे थे। जब इसने कोर्ट मैरिज के कागजों पर साइन किए तो वो फूट फूट कर रो पड़ी थी, लेकिन ये करना जरूरी था। कल रात जब मैं इस कमरे में गया था और औरत दरवाजा बंद करके चली गई थी, तब मैंने एक नजर इस लड़की को देखा था। वो बहुत ज्यादा खूबसूरत थी, किसी फिल्म की हीरोइन से कम नहीं लग रही थी। इसकी खूबसूरती ने मुझे पल भर को रोक लिया था। कोई भी लालची इंसान इस पर इसका फायदा उठाने को तैयार हो जाता, मगर इसके चेहरे की मासूमियत ने मुझे जड़ से हिला दिया था। इसकी मासूमियत देखकर मेरा ज़मीर जाग गया। मैं भी बहुत मजबूर था। मुझे पैसों की जरूरत थी, मगर दिल उलझ गया था। कमरे में टहलते हुए मैं सोच रहा था कि काश ऊपर वाला मुझे कोई रास्ता दिखाए ताकि मैं कुछ गलत भी ना करूं और जरूरत भी पूरी हो जाए।
तभी मेरी नजर एक टेबल पर रखी डायरी पर गई। वो बहुत खूबसूरत थी, जैसे किसी ने बहुत प्यार से सजाई हो। शायद इस लड़की ने ही बनाई थी। मैंने डायरी खोली और पढ़ने लगा। इसमें इस लड़की की जिंदगी की कहानी लिखी थी। लिखा था, यह औरत मेरी सौतेली माँ है, जिसने सबको यकीन दिला दिया है कि मैं पागल हूँ। वो मुझे घर से निकालना चाहती है ताकि मेरी जायदाद पर कब्जा कर सके। आगे लिखा था, मेरे पापा अब मुझसे दूर हो गए हैं। इन्हें लगता है मैं सच में पागल हूँ, मगर मैं ठीक हूँ। मैं अब ये सब और नहीं सह सकती। अगर इस औरत ने दोबारा मुझे मेरे पापा की नजरों में गिराया तो मैं खुदकुशी कर लूंगी। इस डायरी को पढ़कर मेरा दिल कांप गया। इस लड़की ने जो कुछ भी लिखा था, इसमें गहरा दर्द था। वो बचपन से ही परेशान थी। मुझे इस पर बहुत तरस आया। इसकी सौतेली माँ, जिसने मुझे काम पर बुलाया था, बस यही चाहती थी कि मैं इस लड़की के साथ रात बिताऊं ताकि इसका किरदार मिट्टी में मिल जाए और इसका बाप इसे अपनी जायदाद से निकाल दे। हालांकि मैं इस औरत के कहने पर तैयार हो गया था, लेकिन मेरी आत्मा गवाही नहीं दे रही थी। वो लड़की बेहोश थी। इसकी माँ ने जानबूझकर इसे नशा देकर सुला दिया था ताकि जब होश आए तो वो खुद को अपमानित महसूस करे। पर मैं इंसान था, हैवान नहीं। मैंने तय किया कि मैं इस लड़की के साथ कुछ भी गलत नहीं करूंगा। मैं कई बार इसे जगाने की कोशिश करता रहा। काफी देर तक कोशिश करने के बाद आखिरकार इसकी आंखें खुली। जैसे ही इसने कमरे के चारों तरफ देखा और फिर मुझे देखा तो वो घबरा गई और रोने लगी। वो बोली, तुम कौन हो और मेरे कमरे में क्या कर रहे हो? वो मुझसे दूर हट गई। इसकी आवाज भी इतनी ही मासूम थी जितनी वो खुद में इसे खामोश करते हुए बोला, डरने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें सब कुछ बताता हूँ। मैं कोई गलत इंसान नहीं हूँ। इसके बाद मैंने इसे वो सब कुछ बता दिया जो इसकी माँ ने मुझसे करने को कहा था और इसके बदले में मुझे 10 लाख रुपए देने का वादा भी किया था। ये सुनकर तो इसे अपने कानों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। वो अपने हाथों में चेहरा छुपाकर फूट फूट कर रोने लगी। कहने लगी, मुझे पता था कि मेरी सौतेली माँ बहुत घटिया औरत है, लेकिन ये नहीं सोचा था कि वो एक औरत होते हुए भी इस हद तक गिर सकती है। वो मुझे अपने बारे में बताते हुए कहने लगी, जब मैं 10 साल की थी, मेरी माँ की एक बीमारी की वजह से मौत हो गई थी। मैं अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी। मेरे माँ बाप मुझ पर जान छिड़कते थे। हमारे पास किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। मेरे पापा ने जन्म के बाद ही ये बंगला मेरे नाम कर दिया था और जो बाकी बड़ी प्रॉपर्टी थी वो मेरी माँ के इलाज में उन्होंने खर्च कर दी थी, क्योंकि वो मेरी माँ को किसी भी हाल में बचाना चाहते थे। उन्होंने पैसों को पानी की तरह बहा दिया, लेकिन फिर भी मेरी माँ को बचाया नहीं जा सका। फिर एक दिन वो हमें छोड़कर हमेशा के लिए चली गई। इसके बाद मेरे पापा ने माँ की मौत के गम को दिल में बसा लिया और धीरे धीरे खुद को अकेलेपन में डुबो दिया। उन्होंने अपने बिजनेस से भी ध्यान हटा लिया। ये बंगला मेरे नाम था और मैं इसकी मालकिन थी, लेकिन अब मैं खुद को बेहद अकेला महसूस करने लगी थी। मुझे पढ़ाई भी करनी होती थी, मगर कुछ बातें ऐसी होती हैं जो एक मर्द सिर्फ अपनी बीवी से ही कह सकता है। मैं बेटी होकर अपने पापा का भरपूर ख्याल रखती थी, मगर अपनी पढ़ाई में बिजी होने की वजह से मैं इन्हें बहुत ज्यादा वक्त नहीं दे पाती थी। मेरे पापा को इनके कुछ रिश्तेदारों ने समझाया कि अब इन्हें दोबारा शादी कर लेनी चाहिए। उस वक्त मेरी 15 साल हो चुकी थी और मैं धीरे धीरे बड़ी हो रही थी। और फिर मेरे पापा ने अपनी दोस्त की बहन से शादी कर ली। वो औरत तलाकशुदा थी। इसके पहले शौहर ने इसे छोड़ दिया था। मेरे पापा ने इससे शादी की और इसे हमारे घर में सहारा दिया। मेरे पापा को लगता था कि वो औरत इनके साथ साथ इनकी बेटी का भी ख्याल रखेगी। मुझे भी पापा की इस दूसरी शादी से कोई एतराज नहीं था, क्योंकि मुझे लगा इससे मेरे बाबा का अकेलापन दूर हो जाएगा और मुझे भी माँ जैसा प्यार मिलेगा। लेकिन इस औरत ने घर में कदम रखते ही एक के बाद एक चालें चलनी शुरू कर दी, क्योंकि इसे अच्छी तरह पता था कि पापा की बाकी सारी दौलत पहले ही माँ के इलाज में खत्म हो चुकी थी और अब सिर्फ ये बंगला बचा था जो मेरे नाम था। मेरे पापा का बिजनेस बहुत अच्छा चलने लगा था, क्योंकि दूसरी शादी के बाद उन्होंने फिर से काम पर ध्यान देना शुरू कर दिया था। लेकिन इस औरत को यह बात बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती थी कि बंगला इसके शौहर की बेटी के नाम पर है। इसे लगता था कि अब वो इस घर की मालकिन है और ये बंगला इसी के नाम होना चाहिए। मैं इसे माँ समझकर इसके करीब जाती थी, लेकिन वो हर बार मुझे झड़क देती थी। पापा के सामने तो बहुत प्यार जताती थी, लेकिन जैसे ही वो जाते वो मुझ पर जुल्म करने लगती थी। कभी मुझे खाना नहीं देती थी,
कभी ताने मारती थी। मैं बहुत ज्यादा परेशान रहने लगी थी। धीरे धीरे इस औरत ने मुझ पर झूठे इल्जाम लगाना शुरू किए और पापा को मेरे खिलाफ कर दिया। कई बार पापा मेरी बात सुनते थे, लेकिन कई बार वो इस औरत की बातों में आकर मुझ पर हाथ भी उठा देते थे। इसने पापा को मेरी ऐसी ऐसी हरकतों के बारे में बताया कि पापा ने भी मुझे पागल समझना शुरू कर दिया और मुझे इस कमरे में बंद करवा दिया गया। मैं पिछले 7-8 सालों से इसी कमरे में बंद हूँ। मेरी सौतेली माँ चाहती है कि मेरे पापा मुझसे मेरी जायदाद वापस ले लें, लेकिन अब तक उन्होंने ऐसा कोई इरादा नहीं जताया है। मगर वो औरत लगातार कोशिश करती जा रही है कि किसी भी तरह मैं ये बंगला इसके नाम कर दूं, क्योंकि अब वो इस घर में पापा की बीवी बनकर रह रही है और इसे लगता है कि इस पर अब इसका हक है। लेकिन मैं नहीं चाहती कि मेरी जायदाद इसके नाम हो जाए। अगर वो मुझे बदले में प्यार देती, अगर मुझे माँ जैसा सुकून देती, तो शायद मैं खुद ही बंगला इसे दे देती। लेकिन वो मुझे सिर्फ इस घर से निकालना चाहती है। मुझे पता है अगर मैंने इस बंगले को इसके नाम कर दिया तो वो मेरा सब कुछ छीन लेगी और मुझे पूरी तरह खत्म कर देगी। वो मेरी जिंदगी पहले ही नरक बना चुकी है। इसने मुझे पागल साबित कर दिया है, पापा को मेरे खिलाफ कर दिया है और अब तो मैं अपने कमरे से बाहर भी नहीं निकल सकती। शायद इसीलिए इसने ये चाल चली कि तुम्हें मेरे कमरे में एक रात के लिए भेज दिया ताकि किसी तरह की फुटेज मिल जाए। यकीन मानो कि इस कमरे में जरूर कैमरे लगे होंगे और सुबह होते ही वो सारी रिकॉर्डिंग पापा को दिखा देगी और इस बार पापा मुझे अपनी जायदाद से बेदखल करके हमेशा के लिए इस घर से बाहर निकाल देंगे और फिर वो औरत इस बंगले की अकेली मालकिन बन जाएगी। ये सब बताते हुए रिमशा फूट फूट कर रो रही थी। कहने लगी, मेरे पास इस दुनिया में मेरे पापा के अलावा कोई नहीं है, लेकिन ये औरत मेरे पापा को मुझसे छीन चुकी है। मुझे अपनी ऐसी जिंदगी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। मैं ऐसी जिंदगी नहीं जीना चाहती। वो जोर जोर से चिल्ला रही थी। मैंने इसे खामोश किया और कहा कि मैं तुम्हारा साथ दूंगा, तुम फिक्र मत करो। मैं ऐसा इंसान नहीं हूँ जो तुम्हारा फायदा उठाए। मेरी बात सुनकर वो चुप हो गई। मैंने कहा कि तुम्हारी डायरी पढ़ चुका हूँ, मुझे तुम्हारी गुजरी जिंदगी की सच्चाई का एहसास हो चुका है। वो कहने लगी, तुम मेरी मदद कैसे करोगी? मैंने कहा, मैं तुमसे शादी करूंगा, मुझे तुम्हारी जायदाद से कोई मतलब नहीं है। फिर मैंने इसे अपना पूरा प्लान बताया और शर्ट के बटन लगाता हुआ नीचे उतर आया। मैंने इसके पैसे लिए और वहां से निकल आ गया। अगले दिन हमारे प्लान के मुताबिक रिमशा ने अपनी माँ को रोते हुए बताया कि इसकी इज्जत खराब हो चुकी है। तभी तो इस औरत ने मुझे कॉल करके कहा था कि तुमने बहुत अच्छे तरीके से काम किया है। मैं रिमशा को अपने साथ ले आया और हमने कोर्ट मैरिज कर ली। इस वक्त रिमशा के पापा 2 दिन के लिए अमेरिका गए हुए थे। जब वो 2 दिन बाद घर लौटे तो रिमशा की माँ ने इन्हें बताया कि तुम्हारी बेटी ने किसी लड़के के साथ मुंह काला कर लिया है, अब इसे घर से धक्के मारकर निकाल दो। उसने रिमशा के कमरे में लगे कैमरे की रिकॉर्डिंग भी दिखानी चाहिए, लेकिन वो रिकॉर्डिंग खराब हो चुकी थी क्योंकि मैंने पहले ही कैमरे की वायर काट दी थी। रिमशा मुझे पहले ही बता चुकी थी कि इसके कमरे में जरूर कैमरे होंगे और इसके कहने के मुताबिक जब मैंने कमरे की जांच की तो वहां कैमरा वाकई मौजूद था। इसकी माँ सबूत इकट्ठा करना चाहती थी, लेकिन मेरे पास भी एक ऐसा सबूत था जिसने रिमशा की सौतेली माँ को बर्बाद कर दिया। रिमशा के पापा के घर लौटने से पहले ही मैंने इनकी बीवी की कॉल रिकॉर्डिंग इन्हें भेज दी थी, जिसमें इसने मुझसे कहा था कि तुमने मेरी बेटी के साथ बहुत अच्छा किया। मैं चाहती थी इसकी जिंदगी बर्बाद हो जाए और अब वो फूट फूट कर रो रही है। अगर तुम्हें और पैसों की जरूरत हो तो बता देना। मैंने ये सारी बात मोबाइल में रिकॉर्ड कर ली थी और वही रिकॉर्डिंग रिमशा के पापा को भेज दी थी। उन्होंने अपनी बेटी पर हाथ उठाने के बजाय अपनी बीवी को थप्पड़ जड़ दिया। रिमशा की माँ को उम्मीद नहीं थी कि अपने ही बिछाए जाल में वो खुद फंस जाएगी। रिमशा ने भी सब कुछ सच सच बता दिया और कहा कि वो मुझसे शादी कर चुकी है। ये सभी मौके पर पहुंचा और सारी सच्चाई बयान कर दी। रिमशा के पापा ने अपनी दूसरी बीवी को तलाक देकर घर से निकाल दिया। अब रिमशा की सौतेली माँ दर दर की ठोकरें खा रही है और रिमशा के पापा ने मेरी और रिमशा की शादी धूमधाम से कर दी। हाँ, मेरे मन में एक बार लालच आया था, लेकिन मैं किसी औरत की इज्जत से खिलवाड़ नहीं कर सकता। मेरी ईमानदारी देखकर उन्होंने कहा कि तुम्हें चोरी छुपे शादी करने की क्या जरूरत थी, मैं तो खुशी खुशी अपनी बेटी की शादी तुमसे करवा देता।
और यही हुआ। उन्होंने बड़े प्यार से हमारी शादी करवा दी। मेरी माँ और बहन को भी कोई एतराज नहीं था, क्योंकि रिमशा खूबसूरत होने के साथ साथ ये खानदानी और अमीर बाप की बेटी थी। मेरी शादीशुदा जिंदगी रिमशा के साथ बहुत खुशहाल है और मैं इससे बेहद मोहब्बत करता हूँ। आज की वीडियो कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स। मिलते हैं अगले नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।